33% हमारी बहनों की भागीदारी होती है। यह हमने सबसे पहले संगठन में स्वीकार किया। उसके बाद जब पंचायतों की बात आती है तो आज पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज में दिल्ली में भी 50% प्रतिनिधित्व हमारी मातृशक्ति करती है। और न केवल ये बात, महिलाओं को अग्रणीय भूमिका में रखना, जिसके उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा तो हमारी दो बहनें फ्रंट पे आकर के पूरी ब्रीफिंग में लगी, चाहे वो सोफिया कुरैशी थी या व्योमिका सिंह थी। ये दोनों हमारी डिफेंस ऑफिसर्स, एयरफोर्स की ऑफिसर्स, जिनको मौका दिया गया कि वो इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर उसकी ब्रीफिंग मीडिया में करती थी, पूरे देश को बताती थी। केवल यही बात नहीं, आप देखिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आज हमारी वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनको सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर बनाया। कितना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। आज भी जो डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अब वो फाइनेंस, देश की वित्त को देखती है। आप देखिए दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आने के बाद हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से अपनी बहन रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री हुई है। और ये केवल, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, हमारी जो बच्चियां हैं, युवा हमारी मातृशक्ति है, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में 33% आरक्षण न केवल कहा बल्कि दिलवाया भी है। आज वो बच्चियां पैरामिलिट्री फोर्सेस में समाज की, देश की रक्षा करने में काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की मानसिकता को भी दर्शाती है। आपको एक नाम और लेना चाहूंगा, अवनी चतुर्वेदी का, जो कि हमारी पहली विमेन फाइटर पायलट्स में से एक है। वो हमारी युवा बहन है जिसने MiG-21 बेसन में सोलो कॉम्बैट मिशन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, मातृशक्ति को देने के लिए न केवल कहती है बल्कि करती भी है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। आप देखेंगे कि इस समय देश की राष्ट्रपति एक उस क्षेत्र से आने वाली एक महिला टीचर, वो आज देश की राष्ट्रपति है। ये मानसिकता बताती है मोदी जी की, हमारी सरकार की, हमारी सोच की। अब ये प्रश्न आता है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ तो उसको अभी लाने की क्या आवश्यकता थी? अभी लाने की आवश्यकता इसलिए थी कि 2023 में पास हुआ तो उसका बेसिक कंटेंट है कि पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी। उस जनगणना के आधार पर लोकसभा का और विधानसभा की सीट्स का परिसीमन होगा और उसके बाद 33% आरक्षण मातृशक्ति को दिया जाएगा। क्योंकि ये 2023 में आया और उसमें नियम ये कि जो भी लेटेस्ट जनगणना होगी, मतलब जो अब जनगणना प्रारंभ हुई है, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। तो अगर जनगणना जो आज प्रारंभ हुई है लगभग 2 वर्ष लगेंगे और उसके बाद भी आगामी 2 वर्ष परिसीमन होने में लगेंगे। इसमें क्योंकि कानूनी प्रावधान है और उसके बाद 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो ये 2029 के चुनाव से पहले आ पाना असंभव था। इसलिए 2026 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पार्लियामेंट में लाया गया ताकि जब 2023 में भी विपक्ष ने उसको पास किया, लेकिन जब 2026 में इसका विरोध करते हैं, इसके पीछे उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि वो सही मायने में महिला विरोधी है। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 1976 में देश की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। उस समय
परिसीमन पर सीट्स को बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी और वो रोक 2001 में बढ़ा करके 2026 तक लगा दी गई उस समय की सरकारों ने। क्योंकि परिसीमन करना आवश्यक क्यों है कि देश के अंदर आज भी जो वर्तमान में हमारी लोकसभा की सीटें हैं 550 सीटें हैं, उनमें जनसंख्या का अनुपात बहुत गड़बड़ है। कोई लोकसभा की सीट 5 लाख का वोटर है, हमारी दिल्ली में ही उत्तर पश्चिमी सीट 27 लाख वोटर है, पूर्वी दिल्ली में जहां बैठे हैं या 21.5 लाख वोटर है, कोई 5 लाख है, कोई 10 लाख है। तो सही मायने में भी ये जस्टिस नहीं हो पा रहा था कि कोई 5 लाख लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन करके संसद में भेज रहे हैं। इसको रैशनल करने के लिए भी परिसीमन की आवश्यकता जरूरी थी, परिसीमन की आवश्यकता थी। तो इसके लिए फॉर्मूला ये बनाया गया कि अभी संसद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके उसके साथ 2 विधेयक और लाए गए, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज है विशेष तौर से पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, उसके लिए अलग एक्ट है। तो उसके परिसीमन के लिए भी एक अलग से उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी, इसलिए साथ में वो भी लाया गया। और परिसीमन के एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता थी, पेरेंट एक्ट के साथ जो संविधान संशोधन 131वां आ रहा था। तो परिसीमन के एक्ट में भी इसलिए तीनों एक्ट एक साथ लाए गए ताकि एक बार कंसोलिडेटेड तरीके से जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 से पहले हो जाए। तो उसमें जनगणना एक सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट था, क्योंकि जनगणना होने में समय 2 साल लग रहे हैं, जनगणना प्रारंभ हुई है। इसलिए जो नया प्रावधान 30% आरक्षण 2029 से पहले मिले और 29 के लोकसभा चुनाव में मिले और उससे उसके साथ या उसके बाद होने वाली विधानसभा चुनावों में भी 33% बहनों को नीति निर्माण में जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल सके, इसलिए ये तीनों विधेयक संसद में लाए गए। लेकिन जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, ये सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का ढोंग करने का काम करते रहे। इन्होंने कभी भी जब ये मौका आया, ये इस बार का मौका इतना अच्छा मौका था कि वो अपनी इंटेंशन भी दिखा सकते थे कि हम भी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं।